आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक एप्लीकेशन को बिल्कुल शून्य से यानी आइडिया से लेकर एक काम करती हुई स्क्रीन तक बनाने के सफर को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी सीआरएम एप्लीकेशन बनाने पर एक अध्याय से लिए गए हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ कोड को देखना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच को समझना है। हम देखेंगे कि गो भाषा और बीगो फ्रेमवर्क से एक दमदार बैकएंड एपीआई कैसे बनता है, और फिर उस एपीआई को जान देने के लिए रिएक्ट से एक वेब ऐप कैसे बनाया जाता है। ये एक पूरी कहानी है जिसमें टेक्नोलॉजी के अलग-अलग हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब हम सीआरएम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में बस ग्राहकों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना। असल में एक अच्छा सीआरएम सिस्टम बिजनेस के लिए करता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है, ये एक बिजनेस चलाने का इंजन है। स्रोत के मुताबिक ये सीआरएम कई हिस्सों में बटा है। ग्राहक प्रबंधन तो है ही, लेकिन असली ताकत आती है लीड जनरेशन, अभियान प्रबंधन और ग्राहक विभाजन जैसी चीजों से। ग्राहक विभाजन यानी कस्टमर सेगमेंटेशन, ये सुनने में दिलचस्प लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम ग्राहकों को अलग अलग बक्सों में डाल रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन एक बहुत जरूरी मकसद के लिए। इसका मतलब है ग्राहकों को उनकी आदतों और जानकारी के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटना। जैसे स्रोत बताता है कि ये उम्र, लिंग, शहर या उनकी सैलरी के आधार पर हो सकता है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि आप हर किसी को एक ही मैसेज नहीं भेजते। आप युवाओं को अलग ऑफर दे सकते हैं और परिवार वालों को अलग। इससे मार्केटिंग ज्यादा असरदार होती है। मतलब सही इंसान तक सही बात पहुंचाना। और फिर इसमें एक लॉयल्टी मैनेजमेंट का भी जिक्र है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे लेवल हैं। ये तो वीडियो गेम जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये काम भी वैसे ही करता है। यहाँ पे ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कंपनियां ग्राहकों को अपने साथ कैसे जोड़े रखती हैं। जब कोई ग्राहक कुछ खरीदता है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं। ज्यादा पॉइंट्स मतलब ऊंचा लेवल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह। और हर लेवल पर खास डिस्काउंट या ऑफर मिलते हैं। ये ग्राहक को बार बार वापस आने के लिए प्रोत्साहित करने का एक स्मार्ट तरीका है। तो अगर पूरी प्रक्रिया को देखें, कंपनियां अभियान चलाती हैं, वहां से लीड्स आती हैं, और फिर ये लॉयल्टी सिस्टम उन्हें पक्के ग्राहकों में बदलता है। और हर लेन देन को ट्रैक किया जाता है ताकि पता चले कि कौन सा अभियान सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। एकदम सही। ये सिर्फ बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसी डेटा से भविष्य की रणनीतियां बनती हैं। ठीक है, तो सीआरएम का बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, लेकिन ये सब कागज पर है। इसे हकीकत में बदलने के लिए यानी कोड में बदलने के लिए हमारी बुनियाद क्या होगी? हम किन औजारों से इसे बना रहे हैं? स्रोत में बीगो फ्रेमवर्क का जिक्र है। हाँ, बीगो गो भाषा का एक ओपन सोर्स वेब फ्रेमवर्क है। स्रोत इसे इसलिए चुनता है क्योंकि ये बैटरी इंक्लूडेड आता है। मतलब इसमें कई जरूरी चीजें पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे इसमें एक मजबूत एमवीसी आर्किटेक्चर है जो कोड को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। साथ ही इसमें रेस्टफुल एपीआई बनाने के लिए बेहतरीन सपोर्ट, कैशिंग और सबसे जरूरी एक बिल्ट इन ओआरएम है। आपने ओआरएम का जिक्र किया, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? ये असल में कौन सी समस्या हल करता है? यहाँ पर असली गेम चेंजर ये है कि ओआरएम डेवलपर्स को बिजनेस लॉजिक पर फोकस करने देता है, डेटाबेस की तकनीकी बारीकियों पर नहीं। सही। सोचिए, एक डेवलपर को ग्राहक और ऑर्डर के बारे में सोचना है, ना कि सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल जैसी एसक्यूएल क्वेरी लिखने के बारे में। सही। ओआरएम ये अनुवाद का काम अपने आप कर लेता है। स्रोत के मुताबिक यही वो बदलाव है जो प्रोजेक्ट्स को हफ्तों या महीनों पहले पूरा करवा सकता है। बीगो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है या कोई ऐसी स्थिति जहां आप इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बीगो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये थोड़ा भारी भी हो सकता है। अगर किसी को बस एक छोटा सा हल्का एपीआई बनाना है तो शायद जिन या इको जैसे हल्के फ्रेमवर्क बेहतर हो। बीगो उन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा है जहां आपको एक ही पैकेज में सब कुछ चाहिए और आप एक तय स्ट्रक्चर के साथ काम करना चाहते हैं। समझ गया।
तो अब कोड में उतारते हैं। स्रोत में 3 मुख्य फाइलें हैं, main.go, db.go और handler.go। main.go से शुरू करते हैं। ये किसी भी ऐप का दिल होता है ना? बिल्कुल। main.go एंट्री पॉइंट है। यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। ये 3 मुख्य काम करता है। पहला, ये mux.new राउटर का इस्तेमाल करके एक राउटर बनाता है। सोचिए ये राउटर एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है, ये उसे देखकर फैसला करता है कि इसे किस फंक्शन के पास भेजना है। कस्टमर्स वाली रिक्वेस्ट एक तरफ, क्रिएट वाली दूसरी तरफ। इसके बिना सारी रिक्वेस्ट एक ही जगह आकर जाम लगा देंगी। और बाकी 2 काम? दूसरा काम है डेटाबेस से कनेक्शन बनाना और तीसरा पोर्ट 8080 पर सर्वर को चालू करना ताकि वो रिक्वेस्ट सुन सके। मैंने देखा कि हर रास्ते यानी रूट के साथ एक खास मेथड जुड़ा है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये अलग-अलग मेथड्स इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? क्या हम सब कुछ एक ही मेथड से नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही अव्यवस्थित हो जाएगा। ये मेथड्स एक तरह से क्रियाएं हैं जो बताती हैं कि आप डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं। गेट का मतलब है मुझे डेटा दो, पोस्ट का मतलब है ये नया डेटा लो, पुट का मतलब है इस पुराने डेटा को बदल दो और डिलीट का मतलब है इसे हटा दो। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे आपका एपीआई साफ, समझने में आसान और सुरक्षित रहता है। अगली फाइल है db.go। नाम से ही पता चल रहा है कि ये डेटाबेस के बारे में। हाँ, ये फाइल हमारे एप्लीकेशन और पोस्टग्रेस डेटाबेस के बीच एक पुल का काम करती है। स्रोत में गॉर्म नाम की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया गया है। गॉर्म गो की दुनिया में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि ये ORM को बहुत आसान बना देती है। आपको बस बताना होता है कि आपका डेटा कैसा दिखेगा और गॉर्म बाकी सब संभाल लेता है। कनेक्शन बनाना, टेबल बनाना, डेटा लाना ले जाना, सब कुछ। और अब आते हैं handler.co पर। मुझे लगता है कि यहीं पर असली जादू होता है, जहां बिजनेस लॉजिक और डेटाबेस एक साथ काम करते हैं। डेटा को एक साथ पैक करने का एक तरीका है। जैसे एक ग्राहक के लिए हमें उसका नाम, मोबाइल और पता चाहिए, तो हम इन तीनों को एक कस्टमर नाम के बंडल में बांध देते हैं। और इसी फाइल में वो 4 फंक्शंस हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था, गेट कस्टमर्स, क्रिएट कस्टमर, अपडेट कस्टमर और डिलीट कस्टमर। हाँ, और हर फंक्शन का काम साफ है। गेट कस्टमर्स डेटाबेस से सारे ग्राहकों को खींच कर लाता है। क्रिएट कस्टमर बाहर से आई रिक्वेस्ट में से नए ग्राहक का डेटा निकालकर उसे डेटाबेस में सेव करता है। अपडेट कस्टमर किसी मौजूदा ग्राहक की जानकारी बदलता है और डिलीट कस्टमर उसे हटा देता है। ये सभी गॉर्म का इस्तेमाल करके डेटाबेस से बात करते हैं और फिर जेसन फॉर्मेट में जवाब वापस भेजते हैं। डेटाबेस की बात चली रही है तो स्रोत में टेबल बनाने के लिए एक SQL कमांड भी है, क्रिएट टेबल कस्टमर। वो कमांड दिखाता है कि पर्दे के पीछे ORM क्या कर रहा होगा। वो एक कस्टमर टेबल बना रहा है जिसमें ID, नेम, मोबाइल, एड्रेस जैसे कॉलम है। ये कॉलम हमारे कस्टमर स्ट्रक्ट से बिल्कुल मेल खाते हैं। यही ORM का कमाल है। कोड और डेटाबेस एक दूसरे की भाषा बोलते हैं। तो हमारा बैकएंड तैयार है, लॉजिक लिखा जा चुका है, डेटाबेस से कनेक्शन भी हो गया है। लेकिन इसे सीधे फ्रंट एंड से जोड़ने से पहले हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर ज्यादातर नए डेवलपर्स गलती करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ बिना टेस्टिंग के API बनाना वैसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कोड असल में काम कर भी रहा है या नहीं, जब तक कि फ्रंट एंड वाले शिकायत न करें। सही बात है। इसीलिए स्रोत में पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल करके यूनिट टेस्टिंग पर जोर दिया गया है। तो ये पोस्टमैन काम कैसे करता है? चलिए स्रोत में दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। पहला कदम है एक नया ग्राहक बनाना। हाँ, तो हम पोस्टमैन खोलते हैं, एक पोस्ट रिक्वेस्ट चुनते हैं और उसे अपने सर्वर के क्रिएट वाले पते पर भेजते हैं। रिक्वेस्ट की बॉडी में हम जेसन फॉर्मेट में नए ग्राहक की जानकारी लिख देते हैं, नाम, मोबाइल, पता वगैरह। सेंड दबाते ही अगर सब ठीक रहा तो सर्वर से 200 ओके का जवाब आएगा। ठीक है, ग्राहक बन गया। अब ये पक्का करना है कि वो सच में लिस्ट में शामिल हुआ है या नहीं। इसके लिए हम एक नई रिक्वेस्ट बनाते हैं, इस बार गेट मेथड के साथ, और उसे कस्टमर्स पर भेजते हैं। जवाब में हमें सभी ग्राहकों की एक लिस्ट मिलनी चाहिए जिसमें हमारा बनाया हुआ नया ग्राहक भी शामिल होगा। मतलब एक तरह से पुष्टि हो गई। बिल्कुल। अब मान लीजिए ग्राहक के नाम में कोई गलती हो गई और हमें इसे ठीक करना है। तो अब हम पुट मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो अपडेट करने के लिए होता है। हम अपडेट एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसकी बॉडी में हम उस ग्राहक की ID देंगे जिसे बदलना है और साथ में नई जानकारी जैसे सही नाम।
और आखिर में अगर किसी ग्राहक को हटाना हो तो उसके लिए डिलीट मेथड है। हम डिलीट एंड पॉइंट पर ग्राहक की आईडी के साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं और स्रोत में एक बहुत अच्छा कदम बताया गया है। ग्राहक को डिलीट करने के बाद वो एक बार फिर से कस्टमर्स पर गेट रिक्वेस्ट भेजकर चेक करते हैं। अगर लिस्ट में से वो ग्राहक गायब है तो इसका मतलब हमारा डिलीट फंक्शन भी सही काम कर रहा है। ये पूरी प्रक्रिया एपीआई के हर हिस्से पर भरोसा बनाती है। ये तो बहुत ही मजबूत तरीका है। तो अब हमारा एपीआई न सिर्फ बन चुका है बल्कि टेस्ट भी हो चुका है। अब वक्त है इसे एक ऐसा चेहरा देने का जिसे आम उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर सकें। स्रोत में इसके लिए रिएक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये कैसे काम करता है? रिएक्ट एप्लीकेशंस की दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ सब कुछ कंपोनेंट्स में बटा होता है। स्रोत कुछ मुख्य फाइलों का जिक्र करता है। पहली है index.html। इसे आप एक खाली स्टेज की तरह समझ सकते हैं। इसमें बस एक div id equals to root div होता है। हमारा पूरा रिएक्ट ऐप इसी एक div के अंदर दिखाया जाता है। और फिर है example.js जो शायद नेविगेशन संभालता है। बिल्कुल, इसे आप शो का डायरेक्टर समझ सकते हैं। ये रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके तय करता है कि किस यूआरएल पर कौन सा कंपोनेंट, मतलब कौन सा एक्टर स्टेज पर आएगा। जैसे होम पर होम पेज दिखेगा, ऐड कस्टमर पर नया ग्राहक जोड़े वाला फॉर्म दिखेगा। बिल्कुल। तो अब उन एक्टर्स यानी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला है home.jsx। ये वो पेज है जो हमारे बनाए हुए बैकएंड एपीआई से सीधे बात करता है। स्रोत के कोड में ये फेच का इस्तेमाल करके http.localhost 8080 कस्टमर्स एपीआई को कॉल करता है। जैसे ही बैकएंड से ग्राहकों की लिस्ट मिलती है, ये उसे एक साफ सुथरी टेबल में स्क्रीन पर दिखा देता है। ये फ्रंट एंड और बैकएंड के बीच का पहला हैंडशेक है। बिल्कुल। और नया ग्राहक जोड़ने के लिए addcustomer.jsx। सही कहा। इस कंपोनेंट में एक फॉर्म होता है, नाम, मोबाइल, पता भरने के लिए। जब उपयोगकर्ता ये फॉर्म भर के ऐड कस्टमर बटन दबाता है तो ये कंपोनेंट उस सारे डेटा को उठाकर एक पोस्ट रिक्वेस्ट के जरिए हमारे क्रिएट एपीआई को भेज देता है। और जब एपीआई से सफलता का संदेश आता है तो ये स्क्रीन पर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली जैसा मैसेज दिखाता है। स्रोत में जो अंतिम वेब ऐप के स्क्रीनशॉट हैं वो इन सब चीजों को एक साथ दिखाते हैं। एक तरफ ग्राहकों की लिस्ट और दूसरी तरफ नया ग्राहक जोड़ने का फॉर्म। ये देखकर लगता है कि हाँ, अब ये एक पूरा एप्लीकेशन बन गया है। बिल्कुल, यही वो पल है जब बैकएंड का सारा लॉजिक और डेटा फ्रंट-एंड के जरिए एक उपयोगी और इंटरैक्टिव अनुभव में बदल जाता है। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया। एक सीआरएम के आइडिया से शुरू करके गो और बीगो से उसका इंजन बनाया, पोस्टमैन से उसकी जांच पड़ताल की और आखिर में रिएक्ट से उसे एक खूबसूरत शक्ल दी। ये सच में दिखाता है कि कैसे अलग-अलग तकनीकें एक साथ मिलकर कुछ काम का बना सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमने बनाने, पढ़ने, अपडेट करने और हटाने यानी CRUD ऑपरेशंस पर ध्यान दिया, जो किसी भी एप्लीकेशन की नींव होते हैं। लेकिन एक असली दुनिया के एप्लीकेशन में हजारों लोग एक ही समय पर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस एप्लीकेशन को एक साथ आने वाली इतनी सारी रिक्वेस्ट को संभालने के लिए और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। स्रोत इशारा करता है कि गो भाषा में गो रूटीन्स और चैनल्स जैसी कुछ बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके इस एप्लीकेशन को और ज्यादा तेज और स्केलेबल बनाना इस सफर का एक बहुत ही रोमांचक अगला कदम हो सकता है।